अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और मैं नाज आज आपके लिए लेकर आ गई हूँ सिलसिलेवार नावल तू ही मेरी जुनूनियत की एपिसोड 27, जिसको आपके लिए तहरीर किया नन अदर देन फरवा खालिद ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और हमारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं तो ही मेरी जुनूनियत की एपिसोड 27 की तरफ और देखते हैं कि आज नेहा और महरमा की ज़िंदगी में क्या होने वाला है। नेहा ने उठने की जहमत बिल्कुल भी नहीं की थी। वो वहाँ आए अस्कान शाह की परवाह किए बगैर उसी तरह रग़बत से खाना खाती रही थी। सब ख़वातीन ने आंखें फाड़ कर उसकी ये दलेरी देखी। उन्हें यही महसूस हुआ था कि जैसे उनकी मालकिन का दिमाग ख़राब हो। नेहा भाभी, साईं प्लीज़ उठ जाए, समरा ने उसके करीब होते मन्नत भरे लहजे में कहा, जिस पर नेहा अपना खाना ख़त्म करती वहाँ से उठ गई थी। वहाँ मौजूद तमाम अफराद का झुका सर देखना उससे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं हुआ था, मगर वो इन लोगों की मदद क्या करती जो खुद उसकी बात सुनने और समझने को तैयार ही नहीं थी। अस्कान चलता हुआ उसके करीब आया था। तुम्हें ये सर उठाकर मेरे सामने खड़ा होना महंगा पड़ सकता है, अस्कान ने आहिस्ता आवाज़ में वार्न किया था उसे। आई डोंट केयर। वो भी नेहा आलम थी। मेरे रूम में आओ, अगले 5 मिनट के अंदर वहाँ होनी चाहिए हो तुम। अस्कान शाह उसके हसीन सरापे पर सर से पैर तक गहरी नज़र डालता उसे आने का कहता वहाँ से निकल गया था, जबकि नेहा उसके तेवर देखकर पल भर के लिए काँप गई। काफ़ी देर बाद मीराम को जैसे ही उसकी सांसें रुकती महसूस हुई, वो उसे अपनी कैद से रिहाई बच गया। आबगीने का चेहरा शर्म, हया और खिफ़्फ़त के मारे ख़तरनाक हद तक लाल हो चुका था। मीराम उसे अपने सीने से लगाते उसके कान के करीब झुका। मैंने कहा था आपको, मुझे मत छेड़ें, ये सब आप पर महंगा पड़ सकता है। नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। और हाँ, अब आगे मेरे सारे काम आप ही करेंगी, जब तक हम हस्बैंड वाइफ हैं। अब हम दोनों इस रिश्ते की जिम्मेदारियां निभाएंगे। अब आप पीछे नहीं हट सकती। मीराम उसके कान की लौ को चूमता वहाँ से हट गया। आबगी ने, जो आज पूरी तरह लड़ने के मूड में आई थी, मीराम ने उसकी बोलती ही बंद करवा दी थी। आबगी ने इधर उधर देखते उसके रूम से निकल आई थी। वो अभी तक काँप रही थी। उसकी धड़कनें मामूल पर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये सब क्या था? एसपी मीराम का ये कौन सा रूप था? क्या वो भी मुझसे मोहब्बत करते हैं? मगर उन्होंने अपने अंदाज से कभी जाहिर क्यों नहीं होने दिया? लेकिन कई बार मुझे उनसे फील तो हुआ है। तो क्या मेरी छठी ही सच कह रही थी? एसपी मीराम सच में मुझसे प्यार? आबगीने की सोचने समझने की सलाहियतें जैसे सल्ब हो चुकी थीं। दिल की धड़कनें मामूल पर नहीं आ पा रही थीं। जब उसी लम्हे साइड टेबल पर पड़ा उसका मोबाइल ज़ोर शोर से बज उठा था। आबगीने ने हैरत से फ़ोन की जानिब देखा था। कल रात को तो सिग्नल्स नहीं आ रहे थे यहाँ। आबगी ने जल्दी से मोबाइल उठाकर कॉल रिसीव करती फ़ोन कान से लगा गई। जी, मैं आबगी ने दाऊद बात कर रही हूँ। आबगी ने दूसरी जानिब से अजनबी आवाज़ सुनकर हैरत का शिकार हुई थी। हमने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि आप इस वक्त जिस इंसान के साथ हैं वो आपका मुहाफ़िज़ बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो आपका और आपके फ़ादर का जानी दुश्मन है। उसी ने दाऊद साहब को इस हाल तक पहुंचाया है। वो जल्द ही आपको भी ख़त्म कर देगा। जितनी जल्दी हो सके उसके चुंगल से निकल आएँ। हम आपकी पूरी पूरी मदद करेंगे। वो शख्स जल्दी जल्दी बोल रहा था। क्या बकवास है ये? जिस इंसान ने अपनी जान पर खेल कर मुझे महफूज रखा हो, वो मुझे क्यों ख़त्म करना चाहेगा? आबगी ने उस शख्स की बात सुनकर गुस्से से फट पड़ी और बिना मज़ीद कुछ सुने फ़ोन बंद कर दिया। कुछ देर पहले का सारा फसूं टूट चुका था। कौन थे ये लोग और मीराम के ख़िलाफ़ इतना जहर क्यों गल रहे थे? आबगीने का दिमाग इस वक्त बिल्कुल घूम चुका था। महरमा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो मुसलसल रोई जा रही थी। ना उसने कुछ खाया था ना पिया था। फहमीदा बेगम की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई थीं। आज़म से टकराव के बाद महरमा के ख़ानदान वाले बिल्कुल चुप साध गए थे। आज़म हमदानी से उलझना उनके बस की बात नहीं थी। वो लोग जो फहमीदा बेगम की डेथ के बाद महरमा को घर बदर करने का इरादा रखते थे, इस वक्त उससे बात तक नहीं कर पा रहे थे। महरमा को इस वक्त बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था
کہ اس کی دادو اسے کتنا مضبوط صاحبہ سونپ گئی تھیں۔ مہرما کو بہت مشکل سے کھانا کھلا کر آمنہ بیگم کچھ دیر پہلے ہی روم سے نکلی تھیں۔ مہرما بیڈ پر ہی گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی جب دروازہ نوک ہوا تھا۔ مہرما نے سر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا جب کچھ دیر کے انتظار کے بعد دراب خود ہی اندر آ گیا۔ دادو کے یوں اس طرح چلے جانے کا بہت افسوس ہوا ہے۔ میں جانتا ہوں تم اب اکیلی ہو، چاہے تم میں کتنی ہی خامیاں کیوں نہ ہوں، اور دنیا تمہارے خلاف جو بھی باتیں کر رہی ہو، میں وہ سب نظر انداز کر کے تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ دراب کی بات پر مہرما نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ ہم دونوں میں کبھی نہ کبھی محبت کا رشتہ رہا ہے جسے میں بالکل بھی نہیں بھولا۔ تم آج بھی اس دل میں موجود ہو۔ ارزم ہمدانی جیسے لوگوں کو مڈل کلاس لڑکیاں صرف اپنے استعمال کے لیے ہی چاہیے ہوتی ہیں، عزت و مقام وہ کبھی نہیں دیتے۔ تم دیکھنا، ارزم ہمدانی پوری دنیا سے اس نکاح کو چھپا کر رکھے گا، کیونکہ جس لڑکی کے ساتھ کچھ ٹائم پہلے اس کا اسکینڈل بنا ہے وہ اسی سے نکاح کر کے اپنا امیج خراب نہیں کرے گا۔ تم مجھ سے طلاق لے کر میرے پاس آ جاؤ، تمہاری زندگی برباد ہونے سے بچ جائے گی۔ دراب ایک ہی سانس سے بولتا مہرما کو کے دل و دماغ میں ایک اندیکھی آگ بھڑکا گیا تھا۔ وہ دونوں ہی اس وقت دروازے میں کھڑے ارزم کو نہیں دیکھ پائے تھے۔ تم اپنی یہ گھٹیا سوچ لے کر خود ہی یہاں سے دفع ہو جاؤ گے یا اپنے شوہر کو بلاؤں میں تمہیں دھکے مار کر یہاں سے نکالنے کے لیے؟ سب مرد تمہاری طرح ڈرپوک اور لالچی نہیں ہوتے۔ دوبارہ میرے سامنے آ کر میرے پچھتاووں میں اضافہ مت کرنا کہ تم سے کبھی میرا کوئی رشتہ رہا ہے۔ میری دادو نے تم سے میری منگنی کروائی تھی، لیکن اس کے بعد وہ اپنی باقی کی زندگی اپنے اسی فیصلے پر خود کو کوستی رہی ہیں، اور جاتے جاتے مجھے ارزم ہمدانی کے ساتھ جوڑ کر اپنی اس غلطی کو بہت اچھے سے سدھار بھی گئی ہیں۔ مہرما دراب کو اس کی اوقات بتاتے بیڈ سے اٹھی تھی جب اسی لمحے اس کی نظر اندر آتے ارزم ہمدانی پر پڑی۔ بنا کسی قصور کے بھی اس کا چہرہ زرد پڑا تھا۔ اسے محسوس ہوا تھا کہ جیسے ارزم دراب کو یوں اکیلے اس کے بیڈ روم میں دیکھ کر اعتراض اٹھائے گا۔ دوسری جانب دراب بھی اسی سوچ کے تحت اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہیلو مسٹر ارزم ہمدانی، میں مہرما کا ایکس فیانسی ہوں، دراب نے ارزم کے سر تاثرات دیکھ کر جان بوجھ کر کہا۔ ارزم نے مہرما کی جانب دیکھا تھا جو دراب کو صاف نظر انداز کرتی ارزم کے قریب ہوئی تھی اور اس کے سینے پر اپنی پیشانی ٹکا گئی۔ ارزم نے دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ مہرما کے عمل کو انجوائے کرتے اس کے گرد اپنے بازو حمائل کر دیے۔ وہ اچھے سے سمجھ گیا تھا کہ مہرما نے یہ صرف دراب کو دکھانے کے لیے کیا ہے، جبکہ دراب نے مٹھیاں بھیج کر بہت مشکل سے یہ منظر دیکھا تھا۔ اسے تو یہی لگا تھا کہ اس کے ٹھکرانے پر مہرما اس کے پیر پڑے گی، اس سے اپنے ساتھ کی بھیک مانگے گی، مگر یہاں تو حالات ہی پلٹ گئے تھے۔ مہرما سکندر کی تو ارزم ہمدانی کے روپ میں لوٹری نکل آئی تھی۔ میری بیوی کو جن لوگوں کی موجودگی اپنے قریب پسند نہیں، میں بھی انہیں برداشت نہیں کروں گا۔ فوراً سے پہلے یہاں سے نکل جاؤ، آئندہ کبھی ہمارے سامنے مت آنا، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ ارزم نے نہایت ہی مہذب طریقے سے دراب کو وہاں سے دفع ہو جانے کا بول دیا تھا۔ دراب احساس توہین کے مارے اپنا لال پڑتا چہرہ لیے ارزم کے حصار میں قید مہرما کو نفرت آمیز نگاہوں سے دیکھتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ دراب کے جاتے ہی مہرما نے ارزم کے حصار سے نکلنا چاہا، مگر ارزم نے اس بات کی اجازت نہیں دی تھی۔ مہرما نے لال پڑتے چہرے اور لرزتی پلکوں کو اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ ارزم پہلے سے اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ پلیز لیو می، مہرما اس کے حصار سے نکلنے کے لیے بھرپور مزاحمت کر رہی تھی۔ سوری آئی کانٹ۔ ارزم ہمدانی نے ہاتھ بڑھا کر اس کے غصے سے پھولے ناک کو چھوا جو رو رو کر لال ہو چکا تھا۔ مسٹر ارزم ہمدانی، میں مانتی ہوں کل سے آج تک آپ کے احسانات کے پہاڑ کھڑے ہو چکے ہیں میرے سر پر، جو شاید میں کبھی نہ اتار پاؤں، مگر آپ کو یہ سب ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کل ہی یہاں سے بہت دور چلی جاؤں گی۔ مہرما اس کے سینے پر اپنی دونوں ہتھیلیاں جمائے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتے چلائی تھی۔ آپ نے کھانا کھا لیا؟ ارزم کی نگاہیں بار بار اس کی سوجی آنکھوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ وہ مہرما کی بات بالکل نظر انداز کر گیا تھا، جو بات مہرما کو اچھا خاصا تپا گئی تھی۔ آپ کو کیا پرابلم ہے؟ میں کچھ کھاؤں یا بھوکی رہوں؟ پلیز اپنی لمٹس میں رہیں مسٹر ارزم ہمدانی۔
महरमा गुस्से में बोलती अज़म हमदानी का चैन व करार लूट कर ले गई थी। उसे महरमा का अपने करीब रहना बहुत अच्छा लग रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उसे इदराक हो रहा था कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या कमी सबसे ज़्यादा महसूस कर रहा था। उसे किसी ऐसे ही मासूम इंसान का साथ चाहिए था। फहमीदा बेगम ने ये सब करके सिर्फ महरमा को ही महफूज साहिबा नहीं सौंपा था, बल्कि अज़म हमदानी की वीरान दुनिया में रोशनियाँ सी भर दी थीं। मुझे अपनी लिमिट्स का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है। आपको इसकी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अब मेरे साथ मेरे घर पर चलना होगा। अज़म ने उसे अपने हसार से आज़ाद करते कहा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप मुझ पर ये हुक्म नहीं चला सकते। महरमा पीछे की जानिब खिसकी। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अज़म उसकी कलाई थाम कर अपनी जानिब खींचता, उसे अपनी बाहों में उठाता, उसके भरपूर एहतजाज के बावजूद उसे लिए रूम से ही नहीं, इस घर से भी निकल आया था। शाम को मायूं का फंक्शन था, जिसकी सब ख़वातीन भरपूर तैयारी कर रही थीं। आबगीने को भी ये सब कुछ बहुत पसंद आ रहा था। महरीन भाभी ने उसके लिए नहायत ही खूबसूरत सा येलो कलर का शरारा मंगवाया था। आज सब ख़वातीन येलो कलर ही पहन रही थीं। महरीन ने खुद से भी ज़्यादा तवज्जो के साथ आबगीने को तैयार किया था। उन्हें मीराम ने आने से पहले ही सब बता दिया था। मीराम की बात सुनकर वो किसी को भी इस बारे में ना बताने के लिए मान भी गई थी, मगर आबगीने को देखकर और इस प्यारी सी लड़की की निगाहों में जगमगाता अपने चहीते देवर का अक्स देखकर उनके दिल में यही ख्वाहिश पैदा हुई थी कि आबगीने हमेशा के लिए उनकी देवरानी बनकर रहे। वो जानती थी मीराम को समझना और हैंडल करना कितना मुश्किल था। वो आसान शख्स बिल्कुल भी नहीं था, मगर आबगीने जैसी मासूम सी लड़की के आगे उसने जल्द सीधा हो भी जाना था। इसलिए वो बस इसी कोशिशों में थी कि किसी तरह इस शादी के दौरान मीराम और आबगीने को एक साथ ले आएं। भाभी, दुल्हन का घर कितना दूर है? आबगीने ने सबको चादरें ओढ़ते देखकर पूछा। येलो शरारे में मोतियों का जेवर पहने, लाइट से मेकअप के साथ, अपने शोल्डर कट बालों में फूल डालकर उसको चुटिया की शक्ल दिए वो आज परियों के हुस्न को भी मात दे रही थी। उसकी गुलाबी रंगत पर येलो कलर हद से ज़्यादा जच रहा था। आधे घंटे की मुसाफत पर है, हम सब गाड़ियों में ही जाएंगे। मीराम का सख्ती से ऑर्डर है कि आपकी सिक्योरिटी की वजह से आप उनके साथ ही जाएंगी और वापस भी। महरीन भाभी ने सबकी मौजूदगी में ज़रा आहिस्ता आवाज़ में उसे बताया था, जिस पर आबगी ने खामोशी से सर इस्बात में हिला गई। वो पूरा दिन मीराम के सामने आने से गुरेज ही बरतती रही थी। कल जो कुछ उनके दरमियान हुआ था वो भी याद आते आबगीने का चेहरा लाल करके रख देता था। उसका बेख्तियारी में किया जाने वाला मोहब्बत का इजहार और मीराम का उसके रिएक्शन में किया जाने वाला अमल। मीराम सुबह से कई बार उसे बुला चुका था, मगर आबगीने उसे तो जैसे कसम खा रखी थी उसके सामने ना जाने की। अभी भी भाभी की बात सुनकर उसकी धड़कनें एक बार फिर से तेज़ हो चुकी थीं। सब लोग आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो चुके थे। बस एक उसका खड़ूस एसपी ही अपने रूम से निकलने का नाम नहीं ले रहा था। भाभी, वो अब तक नहीं आए। क्या इतना तैयार होने के बाद मैं मायूं में शिकत भी नहीं कर पाऊंगी? सबके जाने के बाद महरीन को भी निकलता देखकर आबगी ने मुंह फुलाए बोली, जिस पर महरीन और सीढ़ियाँ उतरता मीराम अपनी हंसी नहीं छुपा पाए थे। वो देखो, आ गया तुम्हारे सर्कस आई। अब बाकी के शिकवे उसी से करो। महरीन भाभी आबगीने के साथ साथ उसे भी छेड़ती, मीराम की घुरियों को साफ नज़रअंदाज करती वहाँ से निकल आई थी। आपको अगर इतनी ही जल्दी थी जाने की तो आप मुझे बुला लेती। मीराम की निगाहें आबगीने के दिलकश सरापे से उलझ कर रह गई थीं। वो कोशिश के बावजूद भी अपनी निगाहें हटा पाने में नाकाम रहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आबगी ने उसके मुकाबिल आकर खड़े होने पर घबरा कर चंद कदम पीछे हट गई थी। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।